Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 21, नव्या और ईशानी की बातें, प्रिया का गुस्सा। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने तेजस की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोली, हेलो मिस्टर सबरवाल, आई एम ईशानी। जब तेजस ने ईशानी के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने वरुण की तरफ देखकर धीरे से पूछा, यार ये नाम तो कुछ सिमिलर है ना। वही वरुण जो अभी पूरी तरह से कन्फर्म हो गया था कि यही उनकी भाभी है। उसने तेजस को ऐसे देखा जैसे उससे ज़्यादा बेवकूफ़ दुनिया में कोई हो ही ना। उसका मन कर रहा था अभी तेजस का गला दबा दे ताकि वो और कोई बेवकूफ़ी भरी बातें न कर सके। उसने तेजस को देखकर लाचारगी से अपना सिर हिला दिया, फिर ईशानी की तरफ देखकर बोला, हेलो मिस ईशानी, मैं वरुण हूँ, मोक्ष का दोस्त। आई होप हम सब ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी बातें सुनकर ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे थोड़ी देर पहले मोक्ष और अपनी करीबी याद आ गई। वही मोक्ष जो गुस्से में था। जब उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो ईशानी का शर्म से लाल चेहरा देखकर उसे हंसी आ रही थी। वो समझ गया कि ईशानी किस बात पर शर्म से इतना लाल हो रही थी। तभी तेजस धीरे वरुण के कान में बोला, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? क्या ये हमारी होने वाली भाभी है? वो ये सब इतना इमोशनल होकर पूछ रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो। वरुण के साथ साथ उसके पास खड़े दक्ष और नव्या ने भी उसकी बातें सुन लिया था। वरुण ने तेजस के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया, फिर उसे ऐसे लुक दिया जैसे कहना चाहता हो, और कौन हो सकती जो मोक्ष के इतने पास आने की हिम्मत करे और मोक्ष उसके करीब चला जाए। तभी नव्या एक्साइटेड होकर ईशानी के पास चली गई। अब जब उसे पता चल गया था कि ये उसकी होने वाली भाभी है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो धारा की तरफ अपनी हाथ बढ़ाकर स्माइल करके बोली, हेलो भाभी, मैं नव्या हूँ, आपकी इकलौती और प्यारी ननंद। नव्या की बात सुनकर ईशानी को डे से सदमा लग गया था। वो शौक से नव्या को देख रही थी। वही तेजस, वरुण ने तो अपना सिर ही पीट लिया। वही दक्ष को उनकी रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईशानी तो उनकी भाभी है ना, तो फिर नव्या की उन्हें भाभी कहने से ये सब ऐसे मरे हुए एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं। वही मोक्ष को रिग्रेट हो रहा था कि वो टाइम रहते नव्या का मुंह क्यों नहीं बंद कर पाया। नव्या भी सबकी रिएक्शन देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब उसे शौक होकर क्यों देख रहे हैं। क्या उसने कुछ गला बोल दिया? पर कल ही तेजस भाई और नमन से पता चला था कि उनकी भाभी का नाम ईशानी है। तभी वरुण बात को संभालते हुए बोला, आप गलत मत समझिए मिस ईशानी, वो क्या है ना, मोक्ष कभी किसी लड़की को आपने करीब नहीं आने देता, और आपको मोक्ष के करीब देखकर नव्या को लगा कि आप ही उसकी होने वाली भाभी हो। वरुण की बात सुनकर ईशानी थोड़ा शांत हुई। मोक्ष भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। पर वरुण की बात सुनकर कि मोक्ष कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता, वो सिर्फ उसके करीब आया है, इस बात से ईशानी के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसने मोक्ष की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मोक्ष नज़र खुद पर देखकर ईशानी को फिर से शर्म आने लगी। पहले कभी उसने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था। फिर उसने नव्या के साथ हाथ मिला लिया और उसे छोटी सी स्माइल देते हुए बोली, हाय आई एम ईशानी। फिर दक्ष ने भी स्माइल करके खुद को इंट्रोड्यूस किया। इतने सालों में और आपने पिछले जन्म के यादों की वजह से उसने लोगों पहचानना सीख लिया था, इसलिए वो बता सकती थी कि ये सब बहुत अच्छे हैं। उसने एक स्माइल के साथ दक्ष से भी हाथ मिला लिया। नव्या और दक्ष दोनों भी समझ गए थे कि अभी उन्हें ईशानी को भाभी नहीं बोलना है। नव्या को पीछे से लगा था कि मोक्ष और ईशानी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो उसे लगा उसके भाई ने भाभी को प्रपोज कर दिया और दोनों अब एक कपल बन गए हैं, जिस वजह से उसने ईशानी को भाभी बोल दिया था। सब वही सोफे पर बैठ गए। तेजस तो किसी दिल टूट आशिक की तरह बैठा था, जैसे किसी ने उसका सब कुछ लूट लिया हो। दक्ष और नव्या ईशानी के तारीफ की पुल बांधने लगे। नव्या स्माइल करते हुए बोली, आप बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, मुझे आपको घर ले जाना है, मेरी मोम और दादी माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर ईशानी को हंसी आ गई, क्योंकि नव्या किसी 4 साल की बच्चे की तरह खुश हो रही थी, जैसे बच्चों को चॉकलेट मिलने पर वो खुश हो जाती थी। ईशानी ने स्माइल करते हुए बोली, तुम भी बहुत प्यारी हो। उन दोनों की बात सुनकर मोक्ष को रिलीफ फील हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि ईशानी उसकी भाई बहन और उसके दोस्तों से घुल मिल रही है। ईशानी की स्माइल देखकर तो उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। उसने मीटिंग के दौरान और बाद में भी कभी उसे हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था।
पर अब उसे ऐसे मुस्कुराते देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ईशानी की पास्ट की बारे में पता था, क्योंकि नमन ने ईशानी की मुंबई छोड़ने से पहले की सारी इन्फॉर्मेशन निकाला था। उसे मेहरा फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ किया नहीं क्योंकि ईशानी अब फिर से मेहरा फैमिली के साथ रहती है, और जब वो ईशानी को अपना न बना ले तब तक कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बात करने के बाद मोक्ष ने उन सबको बाहर जाने को बोल दिया, क्यों उसे ईशानी के साथ उनके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना था। वो चारों जाना तो नहीं चाहते थे, पर मोक्ष की घूरती हुई नज़र की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा था। सबसे उदास तो दक्ष और नव्या थे, वो तो अपनी होने वाली को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। वो ईशानी के साथ और ज़्यादा बातें करना चाहते थे, पर उनका राक्षस भाई उन सबको घूर रहा था, इसलिए वो दोनों उदास हो गए। उन्हें इतना उदास देखकर पता नहीं क्यों ईशानी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो 4 सालों में भले हो बहुत ही कोल्ड हार्टेड और पावरफुल बन गई थी, फिर भी वो सिर्फ उन लोगों के लिए बुरी थी जो गलत हो। उसने दक्ष और नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, हम जब अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई और ईशानी से उसकी फ़ोन नंबर लेने के बाद वो भी तेजस और वरुण के पीछे पीछे चली गई। मोक्ष को अब उन चारों से भी जलन होने लगा था। उसकी बेबी डॉल ने अब तक उसे कोई ट्रीट नहीं दिया, पर अब वो इन सबको ट्रीट देने वाली है। पर उसे खुशी भी थी कि ईशानी सबके साथ इतने अच्छे से बात कर रही थी। वही बाहर आकर वरुण तेजस को देखकर बोला, बस अब और ऐसे दिल टूटने जैसा नाटक मत कर, वरना मोक्ष सच में तेरा दिल तोड़ देगा। उसकी बात सुनकर तेजस ने अजीब सा मुंह बना लिया और बोला, यार क्या अब मैं थोड़ा दुखी भी नहीं हो सकता कि पहली बार मुझे कोई लड़की इतनी पसंद आई, पर वो मेरी होने वाली भाभी निकली। उसकी बात और नाटक देखकर वरुण ने ना में अपना सिर हिला दिया और आगे चला गया। वो हमेशा से ऐसे ही तेजस की नौटंकी देखता था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तेजस उसके पीछे पीछे जाते हुए बोल रहा था, कैसा दोस्त है तू, तेरे यार का दिल टूटा है, उसे संभालने की जगह तू पीठ दिखकर भाग रहा है। उन दोनों के जाने के बाद नव्या और दक्ष भी बाहर आ गए, क्योंकि उन दोनों ने ईशानी की नंबर और चुपके से मोक्ष और ईशानी की पिक्चर लेने की वजह से पीछे रह गए थे। दोनों ने मोक्ष और ईशानी की 1-2 पिक्चर ले लिए था, जिसे देखकर दोनों खुश होकर उछलते हुए बाहर चले गए। उन्हें जल्द ही यहाँ की सारी खबर अपनी मोम और दादी माँ तक पहुँचनी थी। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में प्रिया अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। घर में आज सुबह जो हुआ था उस बारे में सोच सोचकर वो गुस्से से उबल रही थी। तभी उसकी दोस्त रोमी बोली, क्या हुआ प्रिया, तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपनी मुठिया कसते हुए बोली, वो बहन जी ईशानी लौट आई है, और आते ही उसने मुझे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया है। उसकी बात सुनकर उसकी एक और दोस्त नीता बोली, तो क्या हुआ, अगर वो लौट आई तो वो उस घर की बस एक गोद ली हुई बेटी ना, उसे तो घर में कोई पसंद भी नहीं करता है, तो तुझे उस बारे में टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? पहले डे से परेशान होकर रोते हुए स्कूल से भाग जाती थी, अब भी वैसे ही होगी। चैप्टर 22 प्रिया और उसकी दोस्तों की प्लानिंग। नीता को बात सुनकर प्रिया गुस्से और नफरत से बोली, नहीं अब वो ऐसी नहीं है, और मेरे सारे भाई भी उसे फेवर करने लगे हैं। उसकी बात सुनकर उसके पास बैठा लड़का संजीव एक क्रिपी स्माइल करते हुए बोला, वैसे वो बहन जी है तो बहुत खूबसूरत। उसकी बात सुनकर प्रिया की गुस्से में मुठिया कस गई। उसे पता था कि ईशानी उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए प्रिया की आंखों ईशानी की खूबसूरती हमेशा खटकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक अनाथ आश्रम में रहकर बिना किसी के केयर के बड़े होने वाली लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, जबकि वो मेहरा फैमिली की प्रिंसेस थी। उसे बचपन से वो सब कुछ मिला था जो वो चाहती थी। तभी मोहित प्रिया को गुस्सा होते हुए देख बोला, रिलैक्स प्रिया डार्लिंग, हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे, क्यों संजीव? उसने संजीव की तरफ देखते हुए आंख मारकर बोला। उनकी बातों से तीनों लड़कियां समझ गई कि संजीव और मोहित ईशानी के साथ क्या करना चाहते हैं, पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ईशानी को किसकी ही फिक्र है, जो सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। अगर किसी को पता चल भी गया तो कोई कुछ नहीं करने वाला। वही प्रिया को थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि प्रिया जानती थी कि ईशानी गोद ली हुई बेटी नहीं है, बल्कि मेहरा फैमिली की असली बेटी है, और अब तो उसके भाई भी उसके ही साथ देते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि इन सब में प्रिया का हाथ है तो वो जरूर उसे बहुत बुरी पनिशमेंट देंगे। ऊपर से अब ईशानी वो बेवकूफ़ बहन जी नहीं है,
अब वो डॉक्टर ईशा है, अपनी आइडेंटिटी यूज करके वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए उसने नाटक करते हुए मासूम शकल बनाते हुए बोली, नहीं यार, तुम सबको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, वो मेहरा फैमिली की बेटी है, तुम उसे परेशान मत करना वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। उसकी बात सुनकर रोमी बोली, डोंट वरी यार, तू बहुत भोली है इसलिए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर तू ऐसे ही चुप रही तो एक दिन आएगा जब वो तेरी फैमिली को तुझसे छीन लेगी। और तू टेंशन मत ले, तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि संजीव के पापा एक एमएलए है और मोहित भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी वो दोनों बस ईशानी को थोड़ा परेशान करेंगे ताकि वो आगे से तुझे कभी परेशान न कर सके। उसकी बात सुनकर प्रिया मायूस होकर बोली, नहीं, तुम लोगों को उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई, पर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उसे पता था अब उसके दोस्त जरूर ईशानी को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वो तो ईशानी का उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए इंतजार ही नहीं कर सकती थी। वही संजीव और मोहित तो कैसे भी अब ईशानी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे चले गए। वही राजवंश कॉर्पोरेशन में मोक्ष और ईशानी कॉफी पी रहे थे। सामने ईशानी की पसंद की सारे स्नैक्स रखे हुए थे जो मोक्ष ने ही मंगाई थी। ईशानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि एक दो मीटिंग में ही मोक्ष ने उसकी पसंद न पसंद जान गया है। वही मोक्ष तो ईशानी को बस देखता जा रहा था। जब ईशानी ने मोक्ष को खुद को देखता पाया तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो वो समझ गई मोक्ष की नज़र उसकी होठों पर है। पहले उन दोनों के बीच की नज़दीकी को याद करके उसकी गाल शर्म से लाल होने लगी। वो उस पर से अपनी नज़र हटाकर बोली, मिस्टर मोक्ष, मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। उसकी आवाज़ से मोक्ष को होश आया और उसने जल्दी से ईशानी की होठों पर से अपनी नज़रें हटा लिया, पर बार बार उसे ईशानी की पिंक होठों की याद आ रही थी। उसे ईशानी की होठों को अपने होठों के बीच लेकर चूमने का मन कर रहा था। उसके इमोशन सिर्फ ईशानी को देखते ही अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। फिर उसने ईशानी को देखते हुए बोला, ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसे तो उसका मन नहीं था ईशानी को खुद से दूर जाने देने की, पर वो अभी कुछ कर भी तो नहीं सकता था। ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों बाहर चले गए। ईशानी के जाने के बाद मोक्ष अपनी केबिन में लौट आया। तभी नमन डोर नॉक करके अंदर आया और अपना सिर झुकाकर बोला, सर, मिस दीप्ति आई है। आपके डैड ने उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में जॉब दे दिया है। वो बाहर है और आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ लिया और गुस्से भरी नज़रों से नमन को देखते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर जॉब करनी है तो करे, मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत। अगली बार ध्यान रखना, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी काम की मेरे केबिन में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। नाउ गेट आउट। आपने बॉस की गुस्से भरी नज़र और बातें सुनकर नमन का एक पल भी और वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। वो तुरंत वहां से चला गया। वही बाहर दीप्ति जो खुशी से वेट कर रही थी कब मोक्ष उसे अंदर बुलाएगा और वो मोक्ष को कैसे इम्प्रेस करेगी, इस बारे में सोच रही थी। तभी नमन बाहर आकर कठोर भाव से बोला, मिस दीप्ति, बॉस बिजी है, आप अपनी केबिन में जाइए और जब तक कोई जरूरी काम न हो तब तक आप बॉस के केबिन के आसपास नहीं आए तो अच्छा होगा। नमन की बात सुनकर गुस्से ने दीप्ति की मुठिया कस गई। वो यहाँ इतने सज सवर के सिर्फ मोक्ष को इम्प्रेस करने आई थी, ना कि काम करने, और यहाँ एक मामूली असिस्टेंट उसे ऐसे बात कर रहा जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। वो आज बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई थी और अच्छे से मेकअप भी किया था ताकि मोक्ष उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाए, पर यहाँ तो उसे मोक्ष से मिलने जा मौका भी नहीं मिला। तभी नमन की आवाज़ आई जो एक स्टाफ को दीप्ति को उसकी केबिन का रास्ता दिखाने को बोल रहा था। दीप्ति गुस्से से एक बार मोक्ष की केबिन की तरफ देखने के बाद उस स्टाफ के पीछे चली गई। वही प्रिया और उसके चारों दोस्त गार्डन में बैठे थे। रोमी, नीता, संजीव और रोहित कई बार प्रिया के घर आते जाते रहते थे क्योंकि सब जानते थे कि वो चारों प्रिया की दोस्त है, तो कोई उन्हें रोकता नहीं था। ईशानी घर में नहीं थी, इसलिए सब गार्डन में बैठे स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। संजीव और मोहित तो ईशानी की आने का वेट कर रहे थे। वही रोमी और नीता भी ईशानी को कैसे संजीव और मोहित परेशान करेंगे ये देखने का वेट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश तो प्रिया थी क्योंकि उसके डैड और भाई इस वक्त घर में नहीं थे, और अगर संजीव और मोहित ईशानी को परेशान करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलते वाला था। वैसे भी मोहित की फैमिली बैकग्राउंड मेहरा फैमिली से भी बड़ी थी
और संजीव भी के पापा भी एमएलए थे, तो ईशानी के साथ थोड़ी सी मजाक करने पर शायद उसकी फैमिली कुछ नहीं बोलेगी, और अगर किसी ने कुछ कहा तो वो बोल देगी कि संजीव और मोहित बस उससे मजाक कर रहे थे, वो अब बस ईशानी के आने का वेट कर रही थी। तभी मैंशन के अंदर एक कार एंटर हुआ और ईशानी अपनी डोमिनेटिंग और के साथ कार से बाहर आए। वही प्रिया के साथ बैठे रोमी, नीता, संजीव और मोहित का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। ये ईशानी वो पहली वाली बहन जी टाइप की तो बिल्कुल नहीं थी, अब तो उसकी खूबसूरती 100 गुना ज़्यादा लग रही थी। मोहित तो ईशानी को देख अपना पलक तक झपकाना भूल गया था। तभी संजीव ने कहा, क्या ये वही ईशानी है जो स्कूल में चुप रहती थी और बहन जी की तरह रहती थी? ये तो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। अब तो संजीव के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकाने लगा था, अब तो वो ईशानी को पाना चाहता था, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहना सबसे अच्छा होगा। वही मोहित भी अपनी ललचाई नज़रों से ईशानी को देख रहा था। वही प्रिया को गुस्सा आ रहा था संजीव की बातें सुन के और मोहित की नज़रें ईशानी के ऊपर देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों ईशानी को सबक सिखाने की जगह उसकी खूबसूरती में पागल क्यों होने लगे हैं। तभी ईशानी, जो अब तक अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस कर पा रही थी, जब उसने मुड़कर देखा तो गार्ड साइड में प्रिया के साथ 4 लोग बैठे थे। उन्हें देखकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गई। चैप्टर 23, ईशानी की थप्पड़ और संजीव का हाथ टूटना। इस वक्त ईशानी बहुत कोल्ड नज़रों से उन सबको देख रही थी। ये सब वो ही थे जो उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। पिछले जिंदगी में तो संजीव और मोहित ने उसे हैरेस करने की कोशिश किया था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी जो ये उसे छू भी नहीं पाए थे। पर ना तो वो उस वक्त स्ट्रांग थी और ना ही उसकी बातें सुनने वाला कोई था। उन सबको देखकर ईशानी ने फिर उन सबको इग्नोर करके जाने लगी। उसे इस वक्त इन सब जोकरों से बहस करने का कोई इरादा नहीं थे, पर वो अंदर जा पाती उससे पहले ही किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। ये कोई और नहीं रोमी थी जो ईशानी को यहाँ से जाने नहीं देने वाली थी। वही आपने सामने खड़ी बेवकूफ़ लड़की को देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। तभी रोमी बोली, क्या बात है बहन जी, काफ़ी बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहरा फैमिली से जाने के बाद तुमने किसी अमीर बूढ़े को फंसा लिया है जो तुम्हें पैसा दे रहा है इतने अच्छे कपड़े के लिए, जिस वजह से तुम्हारी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। उसकी बात सुनकर नीता, संजीव, मोहित सब हंसने लगे। वही प्रिया अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम ईशानी को ऐसा कैसे कह सकती हो, वो इस घर की बेटी है, प्लीज़ उसकी इंसल्ट मत करो। वो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे वो उन सबको रोकना चाहती हो, पर मन ही मन तो ईशानी की इंसल्ट होता देख वो बहुत खुश हो रही थी। तभी नीता, जिसे ईशानी की खूबसूरती सबसे ज़्यादा खल रही थी क्योंकि वो दिखने में रोमी और प्रिया से भी कम सुंदर थी, पर वो उन दोनों को चाहकर भी इंसल्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ईशानी को इंसल्ट करके अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। क्योंकि ईशानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो प्रिया की हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी और भोली हो प्रिया, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें समझना चाहिए कि इन जैसी हमेशा बाहर रहने वाली लड़की कैसी होती है और कितनी लालची होती। क्या पता इसकी वजह से कहीं मेहरा फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। वही ईशानी, जिसके सामने रोमी अपना रास्ता रोके खड़ी थी, ईशानी की कोल्ड नज़रें आपने ऊपर देख के एक पल के लिए तो रोमी डर के पीछे हो गई, पर फिर आपने डर को साइड करके वो ईशानी के हाथ को पकड़ लिया। उसने स्कूल में पहले ईशानी को कई बार परेशान किया था, पर इस बार उसे पता नहीं था कि वो एक डेविल को हाथ लगा रही है। उसने ईशानी के हाथ को पकड़ा ही था कि तभी ईशानी ने एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर एक थापड़ की आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज गई, क्योंकि ईशानी ने एक थापड़ उसकी गालों पर लगा दिया था। ये तो रोमी की अच्छी किस्मत है कि ईशानी ने अपना 20% पावर भी इस थापड़ में नहीं लगाया था, वरना तो वो अब तक बेहोश हो चुकी होती। वही रोमी की आंखें तो लगभग बाहर आने को थी, उसकी कान कुछ पल के लिए सुन पड़ गया था। बाकी सब भी मुंह फाड़े ईशानी को देख रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ईशानी में इतनी हिम्मत होगी कि वो रोमी को थप्पड़ लगा देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोमी को हाथ लगाने की, तुम बस एक गवार बेकार लड़की हो, नीता ने रोमी को संभालते हुए गुस्से में बोली। उसकी आवाज़ सुन ईशानी इरिटेट हो गई और उसे अपनी कोल्ड नज़रों से घूर कर देखा तो नीता एकदम से चुप हो गई। क्यों, अब उसे ईशानी से डर लग रहा था।
अब ईशानी पहले जैसी नहीं थी, वो भी रोमी जैसी थप्पड़ नहीं खाना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। वही प्रिया जो गुस्से में थी वो ईशानी के पास आकर बोली, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा ईशानी? ईशानी उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। तभी किसी ने कस के उसकी हाथों को पकड़ लिया। ईशानी को इस छुअन से घिन महसूस होने लगी, उसे किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी संजीव जो ईशानी की मुलायम हाथ को पकड़कर महसूस करके ललचाई नज़रों से उसे देख रहा था, वो बेशर्मी से बोला, तुम्हें किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, पैसों की कमी नहीं होगी तुम्हें। वो लस्ट भरी नज़रों से ईशानी को देख रहा था। तभी उसे अपनी हाथ पर दर्द हुआ। जब उसने देखा तो ईशानी ने दूसरे हाथ से उसके उस हाथ को पकड़ लिया था जिस हाथ से उसने ईशानी का हाथ पकड़ा था। अपनी हाथ पर दर्द महसूस करके उसने ईशानी की हाथ को छोड़ दिया। तभी उसकी दर्दनाक चीख उस पूरी गार्डन एरिया में गूंज उठी, क्योंकि ईशानी संजीव की हाथ को बड़ी बेदर्दी से मोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी हाथ की हड्डियां टूट गई थी। उसके सभी दोस्त यहाँ तक भी प्रिया भी शौक होकर ईशानी को देख रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतनी क्रूअल होगी। वही सुकेत जी और समीर दर्शित ने भी उसी वक्त मेंशन में एंटर किया था, और इतनी जोर से चीखने की आवाज़ सुनकर वो सब जल्दी वहां आ गए। अंदर हॉल में बैठी आरती जी और दादा दादी ने भी इस आवाज़ को सुना था, तो वो भी बाहर चले आए। जब सब ने वहां आकर देखा तो प्रिया और उसके दोस्तों को पाया, और ईशानी साइड में बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी अपनी हाथ को हैंकी से पोंछ रही थी, जैसे उसने किसी घिनौने चीज को छू लिया हो। वही प्रिया का दोस्त संजीव नीचे गिरा हुआ अपने हाथ को पकड़कर चिल्ला रहा था। उसका हाथ किसी बैलून की तरह फूलकर लाल हो गया था। तभी प्रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, ईशानी तुमने ये क्या किया संजीव के साथ? तुम्हें पता है वो कौन है? अगर उसके फैमिली वाले कोई एक्शन लेंगे तो मेहरा फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब होगी। तुम्हें संजीव को इस तरह मरना नहीं चाहिए था। प्रिया की बातों से घर के सभी लोग शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है, और ईशानी ने संजीव को क्यों मारा। तभी मोहित भी आगे आते हुए बोला, हाँ ईशानी, संजीव बहुत अच्छा लड़का है, वो तो बस तुमसे कुछ बात कर रहा था, पर तुमने तो उसका हाथ ही तोड़ दिया। रोमी और नीता भी आगे आकर ईशानी को ब्लेम करने लगे, पर इन सब में ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी सुकेत जी गुस्से से ईशानी को देखते हुए बोले, क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? क्या तुमने संजीव को मारा? तभी दादा दादी ईशानी की बचाव में आगे आकर बोले, मेरी पोती की कोई गलती नहीं है, जरूर इसने ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से ईशानी ने ऐसा कदम उठाया होगा। दादी माँ भी ईशानी के पास खड़ी हो गई। तभी आरती जी आगे आकर बोली, आप इसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माना वो सबसे बड़ी डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का हाथ तोड़ दे। प्रिया की दोस्त भी ईशानी एक डॉक्टर है ये सुनकर शॉक हो गए थे, और एक दूसरे के तरफ देख रहे। उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। समीर कुछ बोलना चाहता था, पर सिचुएशन की वजह से उसने अभी चुप रहना सही समझा। फिर ईशानी की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ ईशानी, इसने क्या किया जो तुमने उसे मारा? पर ईशानी ने समीर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी। उसे ऐसे सबको क्वेश्चन को नज़रअंदाज करते देख सुकेत जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ईशानी कभी संजीव की ट्रीटमेंट नहीं करेगी, और उन्हें ये भी डर था कि कहीं संजीव के डैड को पता चल गया तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि संजीव के डैड रमन राउत पॉलिटिक्स में है। उनकी इन्फ्लुएंस और पावर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा थी। वो चाहे तो मेहरा इंडस्ट्री को मिलने वाली प्रोजेक्ट छीन सकते थे। तभी वहां पर डॉक्टर आए गए तो गार्ड संजीव को सहारा देते हुए हॉल में ले गए। संजीव को इतना दर्द हो रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और पेन किलर दे दिया, और उसे हॉस्पिटल में स्कैन करने को बोलकर बाहर चले गए। तभी सुकेत जी गुस्से में ईशानी से बोले, माफ़ी मांगो संजीव से। उनकी बात सुनकर संजीव, जिसका दर्द कुछ कम हो गया था, वो गुस्से से ईशानी को देखने लगा। अब तो वो ईशानी को एक बार जरूर पाकर रहेगा, ताकि उसका ये घमंड टूट सके। वही प्रिया भी मन ही मन डेविल स्माइल कर रही थी। उसके बाकी दोस्त भी मन ही मन खुश हो रहे थे। मोहित ने तो पहले ही संजीव के डैड को कॉल कर दिया था, अब बस उनकी आने की देर है, उसके बाद तो ईशानी की खैर नहीं। तभी बाहर से गाड़ियां रुकने की आवाज़ आए। फिर गार्ड जल्दी हॉल में आकर बोला, सर वो एमएलए रमन राउत आए हैं।
गार्ड की बात सुनकर सुकेत जी परेशान हो गए। उन्हें जिस बात का डर था लगता है वो ही होने वाला। गार्ड की बात सुनकर तो समीर और दर्शित भी थोड़े परेशान हो गए थे, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेंगे, उन दोनों ने मन ही मन सोचा। फिर एक दूसरे के तरफ देखने के बाद बाहर की तरफ देखने लगे। ईशानी की आइडेंटिटी क्या है? सबकी हैरानी। प्रिया और उसके दोस्त ईशानी को डेविल स्माइल लिए देख रहे थे, पर ईशानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसे भी अब देखना था कि कौन उससे डील करने आ रहा है। ईशानी को इतनी रिलैक्स देखकर समीर और दर्शित ने एक गहरी सांस लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था ईशानी सब कुछ बहुत लाइटली ले रही है। सुकेत जी और आरती जी भी थोड़ा परेशान हो गए। भले ही ईशानी की बहुत इन्फ्लुएंस हो, पर क्या वो पॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकती है? उन्हें पता था रमन राउत कितनी पावरफुल है। प्रिया को तो ईशानी को इतना शांत देख गुस्सा आ रहा था। इस वक्त तो ईशानी को डर जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा गुस्से में तो दादाजी और दादी माँ थे। उन्हें पता था उनकी प्यारी पोती की कोई गलती नहीं होगी। जरूर संजीव ने ही ऐसा कुछ कहा होगा उनकी पोती को गुस्सा दिलाने के लिए, वरना उनकी पोती कभी बेवजह किसी से लड़ाई नहीं करती। तभी रमन राउत हॉल के अंदर आए। उनके साथ उनकी बॉडीगार्ड्स भी थे। जब संजीव ने अपने पापा को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो कुछ पल के लिए अपने दर्द को भूल गया। जब रमन जी उसके पास आए तो उनकी नज़र संजीव की हाथ पर गई। आपने बेटे को इस हालत में देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। किसने किया ये तुम्हारे साथ? मेरे बच्चे अभी बताओ, तुम्हारे पापा उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे तो मैं नर्क की दर्शन करवाऊंगा। आपने पापा की बात सुनकर संजीव दर्द में करहने की नाटक करते हुए ईशानी जहां बैठी थी उस तरफ पॉइंट करते हुए बोला, पापा इस बदतमीज लड़की ने मेरे हाथ को तोड़ दिया। पापा मैं तो बस इसे नॉर्मली बात कर रहा था, पर पता नहीं इसे मेरी बात क्या बुरा लग गया। आपने बेटे को रोते हुए देख और उसके फूले लाल हाथ को देखकर रमन जी को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था। अब आपने बेटे की बात सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। संजीव उनका इकलौता बेटा था, कोई उनकी बेटे पर हाथ कैसे उठा सकता है? उन्होंने उसे आज तक कभी नहीं मारा था और ना ही डांटा था। तभी सुकेत जी आगे आकर बोले, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर राउत। उनकी बात सुनकर रमन राउत बोले, देखिए मिस्टर मेहरा, मुझे पता है आप बिजनेस में बहुत पावरफुल है, पर पॉलिटिक्स में आप भी मेरा रुतबा जानते हैं, इसलिए आप मुझे उसे सौंप दीजिए जिसने मेरे बेटे की ये हालत किया है। तभी समीर आगे आकर बोला, भले ही आप पॉलिटिक्स में पावरफुल, पर ईशानी मेरी बहन है, हम उसे आपको नहीं सौंपेंगे। दर्शित भी समीर के साथ आकर खड़ा हो गया। वही रमन जी ने बोला, आपकी बहन तो प्रिया है ना? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मेरे बेटे की ये हालत किया है। उनकी बात सुनकर कोई कुछ बोलता उससे पहले प्रिया बोली, अंकल प्लीज ईशानी को माफ कर दीजिए, वो मेहरा फैमिली की बेटी है, उसे नहीं पता था संजीव कौन है, वरना वो कभी ऐसे बर्ताव नहीं करती। वो ऐसे बोल रही थी जैसे सबको लगे कि वो ईशानी की तरफ से बोल रही है, पर असल बात तो ये थी कि उसे डर था कि कहीं पोल न खुल जाए और उसकी दोस्तों को पता न चल जाए कि ईशानी ही इस घर की असली बेटी है, वो नहीं। तभी रोमी बोली, प्रिया तू उसकी तरफ से क्यों बोल रही है? उसने संजीव को मारा है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसकी बाकी दोस्त भी यही सब बोलने लगे। तभी सुकेत जी गुस्से से ईशानी की तरफ देखकर बोले, ईशानी अभी माफी मांगो संजीव से। ईशानी को इस ड्रामे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने पलटकर सब की तरफ देखा। जब रमन राउत की नज़र ईशानी पर पड़ी तो एक पल के लिए तो वो हैरान हो गए, फिर डर से उनके माथे से पसीना बहने लगा। ईशानी सोफे के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी और रविकांत जी और प्रभा जी उसके पास, समीर और दर्शित सामने खड़े थे, इसलिए अब तक उसने ईशानी का चेहरा नहीं देखा था। अब तो रमन जी को संजीव को 2 थापड़ लगाने का मन कर रहा था। क्या इसे कोई और नहीं मिली जो सीधे डेविल से पंगा ले लिया? अब तो शायद उसकी कुर्सी के साथ साथ उसकी बेटे की जान भी चली जाएगी। उसे ईशानी की क्रूएलिटी के बारे में अच्छे से पता था। उसे पता था कि ये विश्वंभर सहाय की पोती है और दैनिक सहाय की लाडली, अगर इसे खरोच भी आया तो पूरे दिल्ली में हलचल मच जाएगी। और उसे अच्छे से पता था अगर ईशानी इसी वक्त उसके बेटे और उसे मार डालेगी तो भी कोई उसका कुछ नहीं पाएगा। उसने पहले भी सुना था कि विश्वंभर सहाय अपनी इस पोती को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं।
उसने यहाँ तक भी सुना था कि दिल्ली में एक पॉलिटिशियन जिसने दैनिक सहाय को आपने दुश्मनी के चलते अटैक करवाया था, उसका एक ही रात में ईशानी ने नमो निशान मिटा दिया था। उसने बस एक बार गवर्नर ऑफिस में ईशानी को देखा था, इसलिए उसे पता था ईशानी कितनी क्रूएल है। तभी आरती जी सॉफ्ट आवाज में बोली, ईशानी तुमने गलती की है तो एक बार माफ़ी मांग लो। तभी रमन जी ने बिना किसी पर ध्यान दिए ईशानी के सामने आकर अपना हाथ जोड़कर बोले, ईशानी मैम, क्या मेरे बेटे ने कोई गलती किया था? आप उसे इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा कि वो आपके सामने ना आए। वही रमन राउत को ऐसे ईशानी के सामने हाथ जोड़ता देखकर घर के सभी लोगों के साथ साथ प्रिया और उसके दोस्त भी शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था जो रमन राउत कुछ देर पहले ईशानी को सबक सिखाने वाले थे, इस वक्त उसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। तभी ईशानी की देविल हंसी सबके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर रमन जी के साथ साथ बाकी सबके दिल में भी एक पल के लिए डर बैठ गया। तभी ईशानी अपनी हंसी रोककर संजीव की तरफ देखा, फिर रमन राउत की तरफ देखकर बोली, मानना पड़ेगा रमन राउत जी, आपके बेटे के अंदर बहुत हिम्मत है जिस वजह से उसने मेरा हाथ पकड़ा और ये भी बोला कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो वो मुझे पैसा देगा ताकि मुझे पैसों की कमी ना हो। उसकी बात सुनकर प्रिया और उसके दोस्तों को भी डर लग रहा था, पर रमन जी जिस तरह ईशानी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे, इस वक्त वो ईशानी के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे थे। वही समीर और दर्शित को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिरकार गलती संजीव की थी, फिर भी वो बेशर्मों की तरह ईशानी से माफ़ी मंगवाना चाहता था। उन दोनों का तो मन कर रहा था अभी संजीव को मार मार कर उसके बाकी हाथ पर भी तोड़ दे। वही ईशानी की बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी को अब ईशानी से नज़र मिलान से भी शर्म आ रहा था। उन्हें पहले ईशानी की बात सुननी चाहिए था, क्योंकि भले ही ईशानी ने संजीव का हाथ तोड़ दिया था पर यहाँ पहले गलती संजीव ने किया था। वही ईशानी की बातें सुनकर और उसकी खतरनाक ऑरा को महसूस करके रमन राउत डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखा जिसने उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दिया था। आपने पापा को गुस्से में खुद की तरफ देखता पाकर एक पल के तो संजीव डर गया, फिर आपने आदत के अनुसार गुस्से में बोला, डैड आप इस 2 कौड़ी की लड़की से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ये बस एक मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है। सबको पैसे चाहिए तो मैं बस इस लड़की को अपने साथ रहने के लिए पैसे ऑफर कर दिया, तो क्या गलत किया? उसकी बातें सुनकर दादा दादी को गुस्सा आ गया। तभी रविकांत जी गुस्से में बोले, तुम किसे 2 कौड़ी की और गोद ली हुई कह रहे हो? ईशानी मेरी असली इकलौती पोती है। अगर एक बार और तुमने अपने मुंह से मेरी पोती के लिए ऐसी बात निकली तो मैं राउत फैमिली की परवाह किए बिना ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उनकी बात सुनकर प्रिया के सारे दोस्त प्रिया को अजीब नज़रों से देखने लगे। प्रिया उन सब की नज़रों में सवाल पड़ सकती थी और उन सबको खुद की तरफ देखता पाकर वो डर गई। दर्शित और समीर को भी संजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी मुंह से ईशानी के लिए ऐसी बातें सुनकर, पर वो कुछ बोलते उससे पहले ही हॉल में एक चटाक की आवाज़ गूंजी। सब ने देखा तो ये रमन जी थे जिन्होंने गुस्से में संजीव को थापड़ मारा था। संजीव तो आंखें फाड़े अपने पापा को देख रहा था जिन्होंने उसे पहले कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। डैड, संजीव ने बस इतना बोला था कि रमन राउत ने एक और थापड़ उसकी गाल पर लगा दिया और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ईशानी मैम को पैसों की ऑफर देकर अपने साथ रखोगे? अगर वो चाहे तो अभी मुझे अपनी कुर्सी से हटा सकते हैं। तुम उन्हें पैसा दोगे, वो चाहे तो राउत फैमिली जैसी 1000 फैमिली को अपना नौकर बनाकर रख सकते हैं। उनके सामने तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? इतना कहकर उन्होंने एक और थापड़ संजीव के गालों पर लगा दिया। उनका ये नालायक बेटा उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करता पर मुसीबत तो खड़ी ना करे। वही बाकी सब तो रमन जी की बातें सुनकर हैरान थे। घरवाले तो कभी मार खाता हुआ संजीव को देखते तो कभी ईशानी को देखते, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रमन राउत जैसा इतना बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन ईशानी से इतना डर क्यों रहा है, को आपने ही बेटे को कपड़ों की तरह धो रहा है। चैप्टर 25 सबकी हैरानी, विश्वंभर सहाय की पोती। आपने पापा को खुद को इस तरह मरते देख संजीव को अब डर लग रहा था। उसने अपने पापा को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो आज तक कभी उस हाथ उठाना तो दूर हिस्से में कुछ बोला भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था एक मामूली लड़की के लिए उसके पापा उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तभी ईशानी की कोल्ड आवाज आई, रमन जी, लगता है आपकी मार में इतना दम नहीं है कि आपके बेटे को तमीज सिखा सके। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं?
रमन राउत ने डरते हुए ईशानी को देखा, जिसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी सबको मार डालेगी। रमन जी ने अपने बेवकूफ़ बेटे को देखा जो अब भी गुस्से में था। उन्होंने उसे और भी ताकत से चाटा मारा, जिस वजह से संजीव की होठों से खून आने लगा। पर रमन राउत जानता था अगर ईशानी ने संजीव को मारा तो आज उसका बेटा यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। वही अब तो संजीव की हालत और भी खराब लग रही थी। उसके दोनों गाल सूज गए थे और उसकी हाथ की तरह फूले हुए लग रहे थे। फिर रमन राउत ने ईशानी की तरफ मुड़कर अपनी हाथ जोड़कर बोला, ईशानी आप इस बार मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर संजीव की तरफ देखकर बोले, माफ़ी मांगो ईशानी मैम से अभी इसी वक्त। आपने पापा की बात सुनकर संजीव उन्हें बेयकीनी से देख रहा था। वो तो ईशानी से माफ़ी मंगवाना चाहता था, तो फिर अब उसे ही क्यों ईशानी से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। प्रिया और उसके दोस्त भी रमन जी के ऐसे बिहेवियर से चौंक गए थे। वही प्रिया मन ही मन सोच रही थी, क्या इन्हें पता है कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है जिस वजह से ये इतने डरे हुए हैं। प्रिया का प्लान फेल हो गया था। ऊपर से उसके दोस्त उसे अजीब नज़रों से देख रहे, जैसे वो उससे सच सुनना चाहते हो। वही सुकेत जी भी इस वक्त शौक थे और ईशानी को देख रहे थे। वो इस ईशानी को उस पुराने वाली ईशानी से जोड़ ही नहीं पा रहे थे, जो हमेशा शांत और डरी हुई रहती थी। उन्हें याद था जब ईशानी इस घर में आई थी तब वो कितनी मासूमियत से बात करती थी। उन सबके रूड बिहेवियर और उसे अपनाने से इनकार करने के बाद भी वो सबसे प्यार से बात करती थी। ये ईशानी जिसे उन सब ने ठुकरा दिया था, अब वो बिल्कुल बदल गई है। उसके मन में अब घर में किसी के लिए प्यार नहीं है। आरती जी भी अपनी उस बेटी को देख रहे थे जिसे उन्होंने प्रिया से प्यार के चलते ठुकरा दिया। अब उनका दिल गिल्ट से भर गया था। समीर और दर्शित भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने ईशानी को अपना मानने से इनकार करके उसे खुद से दूर कर दिया था। अब ईशानी खुद ही उनके पास नहीं रहना चाहती। उन्हें बुरा भी लग रहा था कि अब ईशानी बदल गई है। तभी संजीव की आवाज़ से सब होश में आए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। संजीव ने ईशानी के सामने सिर झुकाकर बोला। उसे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर आपने पापा को इतने गुस्से में देखकर उसे इस वक्त माफ़ी मांगना ही सही लगा। उसकी माफ़ी सुनकर भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उठी और आपने दादाजी और दादी माँ के तरफ देखकर प्यार से बोली, दादाजी, दादी माँ, मैं ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। उसकी बात सुनकर दादी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, ठीक है मेरी बच्ची, तू रूम में जा रेस्ट कर। उनकी बात सुनकर ईशानी बिना किसी को देखे अपनी रूम की तरफ चली गई। उसे अब इन सब ड्रामे से आगे कोई मतलब नहीं था। उसकी जाने के बाद रमन राउत ने एक गहरी सांस लिया, जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर में वापस लौट आई हो। तभी संजीव, जो अब तक चुप था और दर्द में था, जब ईशानी चली गई तो उसने हिम्मत कर अपने दर्द को साइड करके बोला, पापा आपने मुझे क्यों मारा और आप उस लड़की से इतना डर क्यों रहे थे। उसकी बात सुनकर रमन जी को फिर से गुस्सा आ गया। उनका ये नालायक बेटा कभी सिचुएशन को क्यों नहीं समझता। फिर वो उसे देखकर गुस्से से बोले, शट अप तुम बेवकूफ़ नालायक, तुम्हें पता भी है वो कौन है। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया, वरना तुम्हारी बदतमीजी के वजह से वो तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देते। आगे से ध्यान रखना, जब भी तुम उन्हें देखो अपना सिर झुका के साइड से चली जाना, पर उनके साथ कभी मत उलझना। रमन जी के बात सुनकर सब हैरान थे। आखिर ईशानी की कौन सी आइडेंटिटी है जिसने रमन राउत जैसा पावरफुल पॉलिटिशियन को इतना डरा दिया। तभी प्रिया आगे आते हुए बोली, अंकल आप इतना डर क्यों रहे हैं। भले ही ईशानी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर हो, पर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी का कुछ नहीं कर सकती। प्रिया को लग रहा था जरूर रमन जी को ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी के बारे में पता है, जिस वजह से वो डरे हुए हैं। बाकी सभी घरवाले भी यही सोच रहे थे। तभी रमन जी प्रिया की बात सुनकर कंफ्यूजन से बोले, डॉक्टर कौन, डॉक्टर क्या मिस ईशानी एक डॉक्टर है। रमन जी को कंफ्यूज देख सब समझ गए कि रमन जी को अब तक नहीं पता कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। अब तो वो सब और कंफ्यूज हो गए कि अगर उन्हें पता ही नहीं कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है तो फिर वो ईशानी से इतना क्यों डर रहे हैं। तभी संजीव बोला, अगर आप उसे जानते ही नहीं तो फिर आप उससे इतना डर क्यों रहे हैं। आपने उस काल की आई लड़की से मुझ पर हाथ क्यों उठाया। तभी मोहित आगे आकर बोला, हाँ अंकल वो बस एक मामूली लड़की है, आप उससे इतना डर क्यों रहे हो।
आपने बेटे और मोहित की बात सुनकर रमन जी अब और भी इरिटेटेड महसूस कर रहे थे। अभी तो ईशानी ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ दिया, पर ईशानी की एक्सप्रेशन से वो समझ गए थे कि अगर आगे उनके बेटे ने दोबारा कोई गलती किया तो वो उन सबको छोड़ेगी नहीं। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए गुस्से में बोले, क्या मामूली लड़की लगा रखा है तुम दोनों ने? वो विश्वंभर सहाय की पोती है और दैनिक सहाय की प्यारी बेटी। अगर उसे खरोच भी आ गया तो विश्वंभर सहाय दिल्ली में बैठे बैठे ही हमारे पूरे परिवार को गायब कर देंगे। वो अपनी पोती ईशानी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और उन्हें छोड़ो, ईशानी अकेली ही हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। आज तक जितने भी लोग ईशानी के खिलाफ कुछ भी किया वो सब बर्बाद हो गए हैं। फिर संजीव की तारा देखकर बोले, इसलिए आगे से ध्यान रखना, तुम कभी भी ईशानी के खिलाफ कुछ भी ना करो वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए थे, खास करके प्रिया और उसके दोस्त की तो डर के मारे पसीना बह रहा था। उन्होंने तो ईशानी को पहले भी स्कूल में परेशान किया था, अगर वो उन सब से बदला लेगी तो कहीं उन्हें लेने के देने ना पड़ जाए। घर के सभी नौकर और बटलर भी जो दूर खड़े थे रमन जी की बातें सुनकर कर डर गए थे। वही घर वाले तो अब तक शौक में थे, सिर्फ दादाजी और दादी माँ को छोड़कर वो तो पहले से ही जानते थे। उन्हें बस थोड़ी सी जलन होती थी जब कोई उनकी प्यारी पोती को अपनी पोती कहता था, पर वो दोनों खुश भी थे कि ईशानी को यहाँ ना सही पर यहाँ से जाने के बाद तो इतने सारे आपने मिले रिश्ते मिले जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रमन जी ने अपने बॉडीगार्ड को संजीव को ले जाने की ऑर्डर दिया, फिर सब की तरफ मुड़कर बोले, मुझे नहीं पता था कि ईशानी मैम इस घर में रहती है और उनका आपके साथ कोई रिश्ता है। फिर रविकांत जी और प्रभा जी को देखकर बोले, मेरे बेटे की गलती के लिए मैं आप दोनों से भी माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर वो अपने गार्ड के साथ चले गए। वही सुकेत जी ने रनिकांत जी को देखा जिनके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, तो वो समझ गए कि जरूर उनके पापा को इस सब के बारे में पहले ही पता होगा। सुकेत जी बोले, पापा क्या आपको पता था कि ईशानी विश्वंभर सहाय को जानती है? और रमन जी की बातों से तो लग रहा है कि ईशानी को वो अपनी पोती मानते हैं। आपने बेटे की बात सुनकर रविकांत जी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, हाँ हमें सब पता था। उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे तो आरती जी ने बोला, तो फिर आपने पहले हम सबको इस बारे में क्यों नहीं बताया? आरती जी की बात सुनकर दादी माँ को भी गुस्सा आ गया, मुझे नहीं लगता तुम सब मेरी पोती के बारे में कुछ जानना डिजर्व करते हो। तुम लोगों की वजह से मेरी बच्ची ने बहुत दर्द तकलीफ सह है। जब वो यहाँ से जाकर अपनी नई रिश्ते और जिंदगी में खुश थी तो हम तुम लोगों को क्यों अपने पोती की जिंदगी के बारे में बताते? दादी माँ ने गुस्से से आरती जी और सुकेत जी को बोला। उनकी बात सुनकर सबका सिर शर्म से झुक गया, तो दादाजी बोले, तुम लोगों ने ही उसे खुद से दूर किया था, तो अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया? वो तुम लोग थे जो अपनी गोद ली हुई इस बेटी के लिए आपने असली बेटी को ठुकरा दिया था। चैप्टर 26, सच्चाई और राजवंश फैमिली की खुशी। उनकी बात सुनकर प्रिया घबराने लगी, क्योंकि उसकी दोस्त यहीं पर खड़े थे। तभी रोमी प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, प्रिया तुमने तो कहा था कि ईशानी इस घर की गोद ली हुई बेटी है, तो फिर तुम्हारे दादाजी ये क्यों बोल रहे हैं कि वो इस घर की असली बेटी है? उसकी बातें घर के सभी लोग सुन पा रहे थे। उनकी बात सुनकर सदर्शित गुस्से में बोला, ईशानी इस घर की असली बेटी है, कोई गोद ली हुई बेटी नहीं है। और फिर प्रिया की तरफ देखकर बोला, आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारी या तुम्हारे किसी दोस्त की वजह से ईशानी को परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दर्शित की बात सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके दोस्त उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, इसलिए वो झूठी आंसू बहाकर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोली, सॉरी मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर अब तक फैमिली ने अनाउंस नहीं किया है कि ईशानी इस घर की असली बेटी है और मैं एक गोद ली हुई बेटी हूँ, इसलिए मुझे लगा अगर मैं अनाउंस होने से पहले अगर ईशानी की सच्चाई बता दी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने सच नहीं बताया, बट मेरा कोई और इरादा नहीं था। डैड, मॉम, भाई, मैं सच कह रही हूँ। उसे रोते हुए देखकर आरती जी का दिल पिघल गया। वो उसे प्यार से बोली, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम भी इसी घर की बेटी हो। अपनी मॉम की बात सुनकर प्रिया दिल ही दिल में खुश हो गई। उसे पता था उसे रोते हुए देखकर उसकी मॉम को जरूर बुरा लगेगा। आखिरकार वो इतने सालों से उनके साथ है, ईशानी के वजह से वो कभी अपने हक नहीं छोड़ने वाली थी।
फिर वो तिरछी नज़रों से अपने दोस्तों को देखने लगी, जो अब नॉर्मल लग रहे थे। शायद वो उसकी बातों से कन्विंस हो गए थे। इस वक्त उसे ईशानी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, ईशानी जैसी बेवकूफ़ लड़की में ऐसा क्या खास है जो सब उसे पसंद करते हैं। ऊपर से उसकी आइडेंटिटी उससे बहुत सुपीरियर है। वो चाहकर भी डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी या फिर विश्वंभर सहाय जैसी बड़ी शख्सियत का फेवर नहीं हासिल कर सकती थी। तो फिर ईशानी ने इतने ही सालों में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। जलन और नफरत उसके आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। तभी बाहर से रिहान और अयान अंदर आए तो उन्हें हॉल में ही सब दिख गए। हॉल का माहौल इतना अजीब देखकर वो दोनों भी सबके पास आ गए। उन्होंने प्रिया को आंखों में आंसू देखा और बाकी सब भी वही थे। तो रिहान ने पूछा, क्या हुआ है यहाँ? रिहान की बात सुनकर प्रिया के दोस्त नीता ने वहाँ जो हुआ था सब कुछ बता दिया। वो रिहान को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो ज़्यादातर प्रिया की क्लोज रहती थी ताकि उसे रिहान कभी न कभी अपना बना ले। उसकी बात सुनकर रिहान और अयान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अयान ने शौक होते हुए पूछा, क्या विश्वंभर सहाय मतलब हमारे देश के प्रेसिडेंट? और दैनिक सहाय उनके बेटे जो इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर है? उसकी हैरानी देखकर रिहान ने उसे चिकोटी काटी और बोला, और किसके बारे में बात करेंगे वो लोग पागल? किसी ने कुछ नहीं कहा। सुकेत जी के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि ईशानी अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अगर पहले वो सब ईशानी को अपनाने से मना ना करते तो शायद ईशानी पहले जैसी होती। आरती जी के दिमाग में भी यही चल रहा था। सब शौक में भी थे कि इतने बड़े बड़े लोग ईशानी के साथ जुड़े हुए हैं और उसे अपना मानते हैं और ईशानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सबको लग रहा था जैसे ईशानी उनसे बहुत दूर चली गई। आज सबके दिलों में एक दर्द महसूस हो रहा था। वही राजवंश विला में इस वक्त तेजस, दक्ष और नव्या सबके सामने बैठे थे। वरुण तो मोक्ष के ऑफिस से ही अपनी ऑफिस के लिए निकल गया था। गैस करिए दादी, आज मैंने मोक्ष भाई के ऑफिस में किस मिली? अगर आपको पता चला तो आप भी खुश हो जाएंगे, नव्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। अच्छा, किससे मिले जो तुम इतने खुश हो? कल्पना जी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। तो कनक जी मुंह बनाते हुए बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम मेरी पोता बहू से मिलकर आ रहे हो। ऐसे भी वो नालायक उसे मिलवाने तो ले जाएगा नहीं। काम से कम अगर मुझे बता दे कि मेरी पोता बहू कब ऑफिस आ रही है तो मैं वहीं जाकर उससे मिल लूंगी। उनकी बात सुनकर नव्या, तेजस और दक्ष ने एक दूसरे को देखा। फिर नव्या बोली, हाँ दादी माँ, आपकी बात बिल्कुल सच है। हम आज जब मोक्ष भाई के ऑफिस गए थे तो हमने उन्हें मोक्ष भाई के ऑफिस में देखा। उसकी बात सुनकर कल्पना जी और कनक जी एक्साइटेड हो गए। नरेंद्र जी और अखिलेश जी भी अब इंटरेस्ट के साथ उनकी बात सुनने लगे। तभी तेजस बोला, है मेरी प्यारी दादी माँ, वो बिल्कुल सच कह रही है। हम सब आज भाभी से मिले थे। सच में? तो तुम सब ने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया? मुझे भी अपनी होने वाली बहू से मिलना था, कल्पना जी ने मुंह फूलते हुए कहा। तो कनक जी भी उनका साथ देते हुए बोली, हाँ हम दोनों ही वहां आ जाते अपनी पोता बहू से मिलने, तुम सब किसी काम के नहीं हो। उनकी बात सुनकर दक्ष बोला, मोम दादी माँ, हमें खुद नहीं पता था कि वहां हमें भाभी जी मिल जाएंगी, और ऊपर से मोक्ष भाई हम सबको गुस्से से घूर रहे थे, तो हम सब आपको क्या ही बताते। वो तो हम भाई के आसपास भी नहीं जाने दे रहे थे, पर भाभी बहुत स्वीट और प्रीटी है, उन्होंने हम सबसे अच्छे से बात किया। तभी दादाजी बोले, तुम सब ने उससे बात किया क्या? वो जी कॉर्पोरेशन की सीईओ ही थी? तभी नव्या अपना फ़ोन निकल कर बोली, आप सबको अगर विश्वास न हो तो मैंने उनकी फ़ोटो लिया है, आप सब खुद ही देख लीजिए। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन में ली हुई ईशानी की फ़ोटो सबको दिखाने लगी। ईशानी की फ़ोटो देखकर कल्पना जी और कनक जी की आंखों में चमक आ गई। अखिलेश जी और नरेंद्र जी को भी ईशानी पसंद आ रही थी। ऐसे भी उनका पोता आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। अगर वो इस लड़की के इतने करीब है, इसका मतलब वो सच में ईशानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। दोनों के मन में ही खुशी की लड्डू फूट रहे थे, पर वो किसी के सामने ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे थे। वाओ, मेरी होने वाली बहू कितनी सुंदर है, किसी की नज़र ना लगे मेरी बहू को, कल्पना जी ने ईशानी की फ़ोटो देखते हुए बोला। हाँ, आखिर पसंद किसकी है? मेरे पोते की पसंद है तो इसे खास तो होना ही चाहिए थे, कनक जी ने बलाई लेते हुए बोली। ऐसे ये बहुत छोटी नहीं लग रही है?
इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, अखिलेश जी ने गुरूर के साथ कहा, जैसे कहना चाहते हो मेरी बहू सबसे काबिल है। उनकी बात सुनकर नव्या बोली, हाँ डैड, ईशानी भाभी अभी सिर्फ 21 वर्ष की है, दक्ष भाई की एज की। उसकी बात सुनकर कनक जी बोली, मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, पता नहीं ये मेरी पोते को पसंद करेगी या नहीं। अब उन्हें अपने पोते के लिए चिंता होने लगा था। तभी दक्ष बोला, दादी माँ ये डाउट तो मुझे भी है, भाई 29 वर्ष के है और भाभी सिर्फ 21 साल की, अगर उन्होंने भाई को पसंद नहीं किया तो क्या होगा। तभी नव्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है ईशानी भाभी भी भाई को बहुत पसंद करती है, मैंने उनकी आंखों में भाई के लिए प्यार देखा है, वो दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके से देख रहे थे। उसकी बात सुनकर दादी माँ थोड़ी शांत हो गई, उन्हें हमेशा मोक्ष की शादी की चिंता ही लगी रहती, वो बस जल्द से जल्द मोक्ष के शादी के बाद अपने परपोता देखना चाहते थे। तभी नरेंद्र जी बोले, ये बच्ची बहुत काबिल है, इतनी कम उम्र में इसने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, वो भी सिर्फ 4 सालों में। मेरे पोते ने आखिरकार अपने लिए एक हीरा ढूंढ ही लिया। सभी बहुत खुश थे और ईशानी से मिलने के लिए भी एक्साइटेड थे, सब ईशानी से बात करना चाहते थे। वही रजवंश कॉर्पोरेशन में दीप्ति सुबह से बहाना ढूंढ रही थी मोक्ष के ऑफिस में जाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए। वो यहाँ सिर्फ मोक्ष की दिल जीतने के लिए आई थी, यहाँ पर तो उसे किसी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कुछ भी करके मोक्ष के आसपास रहना चाहती थी। चैप्टर 27, दीप्ति की इंसल्ट और वेद सहगल। दीप्ति ने कुछ सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को सही किया और अपना मेकअप ठीक करके मोक्ष के केबिन की तरफ जाने लगी। वही मोक्ष अपने केबिन में बैठा अपनी फ़ोन में नव्या की भेजी हुई फ़ोटो देख रहा था, जिसमें वो और ईशानी बहुत करीब थे। उसके होठों पर इस वक्त स्माइल थी जो उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। कोई देखकर कह ही नहीं सकता ये वो ही मोक्ष है जो हर वक्त सीरियस रहता है। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ से वो इरिटेट होकर आखिर बार ईशानी की फ़ोटो को देखता है और फिर से अपना फेस सीरियस बना देता है। कम इन, इतना बोलकर वो फ़ोन को साइड में रख देता है। तभी दीप्ति बड़े स्टाइल के साथ अंदर आ गई। जब मोक्ष की नज़र डोर से अंदर आ रही दीप्ति पर गई तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। वही दीप्ति ने जब मोक्ष के हैंडसम चेहरे को सामने देखा तो वो उसमें खो गई। तभी मोक्ष की आवाज़ से वो अपने होश में वापस आई। मिस दीप्ति, आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? सवाल पूछते वक्त मोक्ष का आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड था। वही दीप्ति मोक्ष के पावरफुल और को महसूस कर पा रही थी। वो मोक्ष के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। मोक्ष का रूड होना उसे बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो मोक्ष को और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाती थी उसे पाने के लिए। उसे हमेशा से यही लगता था कि उसे हर चीज़ बेस्ट मिलना चाहिए, और उसकी नज़रों में मोक्ष सबसे ज़्यादा बेस्ट था, पैसों में भी पावर में भी, और उसका सोचना था वो मोक्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी दीप्ति आगे आकर चेयर के पास खड़ी हो गई और शर्मा कर बोली, मोक्ष, मुझे डैड ने बोला जब मैं ज्वाइन कर ली तो तुमसे आकर मिलूं, पर सुबह तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये कहते हुए वो शर्माते हुए मोक्ष को देख रही थी, बिल्कुल एक शर्मिली लड़की की तरह। वो अपनी अदाओं में मोक्ष को रिझाना चाहती थी। उसे पता था आज तो मोक्ष उसकी खूबसूरती को जरूर नोटिस करेगा और उससे इम्प्रेस भी हो जाएगा, इसलिए तो वो अपनी थाई से ऊपर तक की एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप भी लगा रखा था। तभी उसकी सपने पर पानी फेरते हुए मोक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, मिस दीप्ति, आपके लिए बॉस बोलना अच्छा रहेगा। शायद आप भूल रही है आप यहाँ एम्प्लॉय है और मुझे मेरे नाम से बुलाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा मेरे कंपनी से किसी कचरे को बाहर फेंकने में। मोक्ष के मुंह से आपने लिए कचरा सुनकर दीप्ति का चेहरा पीला पड़ गया। वो यहाँ सज धज के सिर्फ मोक्ष के लिए ही तो आई थी, तो फिर वो उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? अगर कोई और होता तो जरूर उसकी खूबसूरती में पागल हो जाता, पर यहाँ मोक्ष उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा है और तो और उसे कचरा की तरह ट्रीट करके उसकी इंसल्ट भी कर रहा है। आप जा सकती है मिस दीप्ति। मोक्ष की बातों से दीप्ति ने मोक्ष को देखा, फिर ठीक है बोलकर बाहर चली गई। गुस्से में उसकी मुठिया कसी हुई थी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ भी करके मोक्ष को अपना बनाना है, नहीं तो मेरा इस कंपनी में आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मोक्ष सिर्फ मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर दीप्ति अपनी केबिन की तरफ बढ़ गई।
शाम का वक्त मेहरा मैंशन में इस वक्त महाजन फैमिली और सेठी फैमिली आई हुई थी। ईशानी को छोड़कर घर के सभी बड़े वही थे, दादा दादी भी वही थे। क्योंकि आज समीर और सेठी फैमिली की बेटी सुहाना सेठी की सगाई की डेट फिक्स होने वाली थी। उसी दिन राहुल और प्रिया की मंगेतर होने वाली बात भी अनाउंस होने वाली थी। सुहाना और समीर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सुहाना बाकी लड़कियों की तरह घमंडी बिल्कुल नहीं, वो एक अच्छी सुलझी हुई लड़की थी, जिस वजह से समीर भी उसे पसंद करने लगा था। तभी सुहाना के पापा निर्मल सेठी, सुकेत जी और बाकी सबको देखकर बोले, क्यों न हम अगले हफ्ते ही बच्चों की सगाई करा दे। उनकी बात से सब सहमत लग रहे थे, तो सब ने भी उनकी बातों पर हामी भर दिया। तभी सुहाना की मां बनीता जी बोली, हमने सुना है आपकी बेटी ईशानी वापस आ गई है, तो कहाँ है वो, कहीं दिख नहीं रही है। उनकी बात सुनकर सबको सुबह वाला सीन याद आ गया। उनकी चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी। समीर भी चाहता था कि ईशानी आज यहाँ सबके साथ रहे, पर उसे पता था ईशानी यहाँ नहीं आएगी। वही प्रिया को गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि जब वो यहाँ है तो बनीता जी ईशानी के बारे में क्यों पूछ रही है। वो इस घर की बेटी है, ईशानी इस घर की प्रिंसेस कभी नहीं बन पाएगी, ना ही उसकी जगह ले पाएगी जो बचपन से उसकी है। वही महाजन फैमिली में सबका मुंह बन गया। मोहिनी जी और रोमिका को ईशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें ईशानी गंवार लगती थी जो सालों से अनाथ आश्रम में थी। उन्हें तो प्रिया ही सबसे अच्छी और मॉडर्न लगती थी, कैसा उन्हें पसंद था। ऐसे भी प्रिया इस घर में मेहरा फैमिली में ही पाली बड़ी थी, और उन्हें ये भी पता था इस घर में कोई भी ज़्यादा ईशानी को पसंद नहीं करता था और ना ही ध्यान देता था। और उन्हें ये भी पता था कि ईशानी की जी शेयर होने चाहिए, वो सब शेयर प्रिया को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें लगता था कि प्रिया को ही मेहरा फैमिली अपनी असली बेटी मानते हैं। पर उन्हें नहीं पता वो पहले की बात थी। अब घर में ज़्यादा कोई ईशानी को नापसंद नहीं करता था, और ऐसे भी ईशानी के पास इतना प्रॉपर्टी है जो उनकी डे से महाजन फैमिली के बिजनेस डे से 1000 कंपनियां चुटकियों में खड़ी कर सकती है, तो उसे भला इस छोटे से शेयर की क्या की ज़रूरत। तभी आरती जी बोली, वो अपने रूम में है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, आप सब स्नैक्स लीजिए। आरती जी ये सब ईशानी की टॉपिक की बातों को टालने के लिए कह रही थी। उन्हें भी पता था ईशानी को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर सब बातें करने लगे। प्रिया तो बार बार राहुल से ही चिपक रही थी। वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि भले ही ईशानी इस घर की असली बेटी हो, पर आज भी सब प्रिया को ही वैल्यू देते हैं। वो खुद को एक एलिगेंट लड़की की तौर पर प्रेजेंट कर रही थी, ताकि घर वालों को लगे कि ईशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से राहुल ने ईशानी के बदले उसे चुना है। पर उस बावकूफ़ को कौन समझाए कि ईशानी को राहुल जैसे कचरों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई और थोड़ी देर में नकुल, जैकी और उनके साथ एक हैंडसम लड़का अंदर आया। मेहरा फैमिली, सेठी फैमिली और महाजन फैमिली असमंजस से उन तीनों के देख रही थी। मेहरा फैमिली भी सिर्फ नकुल को ही पहचानते थे, पर उसके साथ आए दोनों लड़कों को वो नहीं जानते थे। वही नकुल को अब रिग्रेट हो रहा था, क्यों उसने जैकी और वेद सिर की जिद की वजह से जैकी को यहाँ लाया, क्योंकि जैकी अपनी मुंह सिकोड़ते हुए सबको घूर रहा था, डे से अभी सबको यहाँ से डराकर भगा देगा। नकुल ने जैकी को अपने पीछे कर दिया और बोला, माफ़ करना, हमें नहीं पता था आज आपके घर मेहमान है, हमें बस मैम से कुछ काम था, इसलिए हम बिना परमिशन लिए आ गया। नकुल की बात सुन जैकी, जिसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, उसने नकुल से बोला, तुम इन सबसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये कौन होते हैं हमें ईशानी मैम से रोकने वाले। देखने में तो किसी ड्रामा में पार्ट लेने वाले जोकर लग रहे हैं सब के सब। जैकी की ऐसी घमंड भरी बात सुनकर नकुल को खंबे से अपना सिर पीटने का मन कर रहा था। वही घरवाले तो शौक में जैकी को देख रहे थे, जो उनके ही घर में खड़ा होकर उन्हें इंसल्ट किए जा रहा था। पर जैकी के लिए तो ये बात नॉर्मल था, क्योंकि वो सबसे ऐसे ही बात करता था। ऊपर से ईशानी की वजह से वो उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था भले ही ईशानी उस पर गुस्सा करती थी, पर वो जैकी को अपना भाई जैसा मानती है। तभी निर्मल सेठी की नज़र नकुल के पीछे खड़े लड़के पर गई, जो चुपचाप हाथ बंधे खड़ा था। उसे देखकर निर्मल सेठी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्हें ऐसे हड़बड़ी में खड़ा होता देख सब उनकी तरफ ही देखने लगे। निर्मल जी अपनी होठों पे मुस्कुराहट लिए उस लड़के के पास जाकर अपना हाथ आगे करके बोले, हेलो मिस्टर सहगल। उनकी बात सुनकर उस लड़के ने, जिसका नाम वेद था,
उसने निर्मल जी की तरफ देखा, फिर बिना किसी भाव के उनसे हाथ मिला लिया। वही बाकी सब ने जब निर्मल जी को उस कम उम्र के लड़के रिस्पेक्ट से हाथ मिलते हुए देखा तो राकेश महाजन ने आगे आकर पूछा, मिस्टर सेठी, क्या आप उन्हें जानते हैं? उनकी बात सुनकर निर्मल जी हल्की स्माइल करते हुए बोले, हाँ, ये सहगल फैमिली के बेटे वेद सहगल है। उनकी बात सुनकर सब वेद की तरफ आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि सहगल फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है। इनकी फैमिली ज़्यादातर आर्मी में है, जिसकी वजह से इनकी इन्फ्लुएंस बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी कहीं ज़्यादा है। उनकी फैमिली बिजनेस में भी है और इनके फैमिली की एल्डर की हर एक फैमिली इज्जत करती। ये कह सकते हैं कि इनके फैमिली से बड़े बड़े लोग भी अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहते थे। चैप्टर 28 सबकी हैरानी। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वेद सहगल यहाँ क्या कर रहा है। तभी राकेश महाजन चापलूसी करते हुए सुकेत जी से बोला, अरे सुकेत जी, आपने तो हम बताया ही नहीं कि मिस्टर वेद सहगल यहाँ आने वाले हैं। इस वक्त राकेश और महाजन फैमिली की आंखें लालच से चमक रही थी। मेहरा फैमिली बिजनेस में उनके बराबर ही था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था अगर मेहरा फैमिली ने वेद सहगल को यहाँ बुलाया है तो वो भी इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एक बार वो सहगल फैमिली की नज़र में आ गए तो पक्का आगे उन्हें बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। उनकी बात सुनकर सुकेत जी भी कंफ्यूज हो गए। वो तो वेद सहगल को पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी आर्मी फैमिली ज़्यादातर बिजनेस इवेंट में आते ही नहीं थे, तो वो उसे कैसे बुला सकते हैं। उन्होंने असमंजस में निर्मल जी के तरफ देखा। उन्हें लग रहा था इतनी बड़ी फैमिली का बेटा जरूर सेठी फैमिली के बुलाने से आया होगा। वही प्रिया और रोमिका की आंखों में चमक आ गई थी। प्रिया तो वेद की हैंडसम चेहरे से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। उसे अब राहुल को चूज करने का अफसोस होने लगा था। अगर वेद सहगल जैसा पावरफुल बैकग्राउंड वाला लड़का उसे मिल गया तो वो जरूर राहुल को छोड़ देगी। वही रोमिका भी वेद को देखकर शर्मा रही थी। उसे हमेशा से वेद जैसा हैंडसम और पावरफुल लड़की ही चाहिए था। तभी मोहिनी जी ने रोमिका को इशारा किया तो रोमिका तुरंत उनका इशारा समझ गई, क्योंकि दोनों माँ बेटी एक जैसी थी, चालक और आपने से पावरफुल, दूसरों की चापलूसी करने वाली। रोमिका अपनी शर्ट ड्रेस को और नीचे खींचते हुए आगे चली आई। अब उसकी क्लीवेज साफ साफ दिख रहा था। उसने वेद की अटेंशन खुद पर लाने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो मिस्टर वेद, क्या आप यहाँ किसी के बुलाने पर आए हैं? उसकी बातें सुनकर भी वेद ने अनसुना कर दिया। उसे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ उनसे बात करता था जिन्हें वो अपना मानता था। वेद की ऐसे इग्नोर करने से रोमिका को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। वही जैकी और नकुल को हंसी आ रही थी। वही प्रिया को भी बड़ा मजा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इसे क्या लगता है ये इतनी आसानी से मिस्टर वेद की अटेंशन पा सकती है? ये तो आज सिर्फ मुझे देखने वाले हैं। अगर ये मेरी खूबसूरती के जाल में फंस जाएंगे, उसके बाद मैं चाहूँ तो राहुल को अपनी ज़िंदगी से यूं निकाल कर फेंक सकती हूँ। उसे इस वक्त बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसे लग रहा था उसके डैड ने ही किसी वजह से मिस्टर सहगल को यहाँ बुलाने में कामयाब रहे हैं। तो प्रिया तो उनकी बेटी है, इस वजह से जरूर एमआर सहगल उस पर ध्यान देंगे। इतना सोचकर वो मुस्कुराते हुए आगे चली गई। तभी किसी की कठोर आवाज़ हॉल में गूंज गई, यहाँ क्या हो रहा है? जब सब ने आवाज के दिशा में मुड़कर देखा तो ये ईशानी थी, जो अपनी इमोशनलेस फेस के साथ नीचे आ रही। उसकी आसपास का ऑरा बहुत कोल्ड था। ब्लैक आउटफिट में वो किसी क्वीन की तरह लग रही थी। सबकी आंखें मानो एक पल के लिए ईशानी की खूबसूरती में खो सी गई। राहुल तो अपनी हवस भरी नज़रों से ईशानी को देख रहा था। जब प्रिया ने राहुल को ईशानी को ऐसे घूरते हुए पाया तो उसकी तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तुरंत वेद की तरफ ना जाकर राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी हाथ को कस के पकड़ लिया। वही सोहन सेठी, जो वही अपनी बहन सुहाना के पास खड़ा था, वो तो ईशानी की खूबसूरती देख किसी खूबसूरत सपने में चला गया था। उसने आज तक ईशानी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा था। सोहन को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी तलाश पूरी हो गई और उसकी सपने की राजकुमारी उसे मिल गई। तभी जैकी, जो सबको ऐसे ईशानी की तरफ देखकर कुड़ रहा था, वो जल्दी जाकर ईशानी की आगे खड़ा हो गया ताकि कोई ईशानी को देख ना पाए। ईशानी के सामने जैकी को खड़ा देखकर सब होश में आए। तभी जैकी बोला, ईशानी मैम, आई मिस यू। आप अपने भाई को ऐसे अकेले दिल्ली में छोड़कर कैसे आ सकते हैं?
पहले तो मैं लंदन में था, फिर आपने बुलाया तो मुझे लगा अब आप गुस्सा नहीं हो, पर आप तो मुझे अकेले छोड़कर इस केले के छिलके को अपने साथ यहाँ मुंबई ले आए। उसने नकुल की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नकुल गुस्से से उसे घूरने लगा। ये बच्चा हमेशा उसकी इंसल्ट करता रहता था। उसने सोच लिया था यहाँ से जाने के बाद वो इस जैकी को अच्छे से सबक सिखाएगा। पर जैकी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो किसी छोटे बच्चे की तरह ईशानी के सामने अपनी शिकायतों का पिटारा खोलकर खड़ा था। तभी प्रिया अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी तुम ऐसे कैसे बदतमीज लोगों से रिश्ता रख सकती हो और उन्हें घर बुला सकती हो? ये लड़का बहुत बदतमीज है। उसकी बात सुनकर ईशानी गुस्से से उसे घूरने लगी। वो जैकी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसकी ऐसी नज़र से तो एक पल के लिए प्रिया डर गई। वही महाजन फैमिली को तो ईशानी की इंसल्ट करने का मौका चाहिए था। मोहिनी जी ताना मारते हुए बोली, क्या तुम अनाथ आश्रम में रहकर ऐसे ही बदमाश लोगों से दोस्ती करती थी? उनकी बात सुनकर जैकी, जो हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करता था, उसे अब बुरा लगने लगा। जब ईशानी ने जैकी की मायूस चेहरे को देखा तो उसकी गुस्से की ज्वाला फूट पड़ा। वहाँ की टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। जो उसके साथ थे वो उनकी केयर करती थी, खास करके जैक की। मिसेस महाजन, लगता है आप मेरी बातों को भूल गए हैं और अपना हद भी भूल गए हैं। लगता है आपको अपनी सो कॉल्ड फैमिली, बिजनेस और खुद में से किसी से भी प्यार नहीं है, इसलिए आप मेरे सामने मुंह खोलकर खुद को बर्बाद करना चाहते हैं। उसकी इतनी क्लॉड टोन और डेंजरस ऑरा महसूस करके सबको डर लगने लगा। मोहिनी जी को ईशानी की पहले कही गई बातें याद आ गई तो एक पल के लिए डर से कांप गए। वही मेहरा फैमिली जानती थी अगर ईशानी चाहे तो सच में महाजन फैमिली को बर्बाद कर सकती है। वही प्रिया तो भूल ही गई थी कि ईशानी की आइडेंटिटी क्या है और उसके पीछे कितने बड़े फैमिली है। वो बस ईशानी को नीचा दिखाना चाहती थी और घर वाले और बाकी फैमिली के साथ वेद के सामने खुद को एक अच्छी संस्कारी लड़की दिखाना चाहती थी जो ईशानी से बहुत अच्छी है, और ईशानी को बुरी दिखाना चाहती थी ये कहकर कि उसकी कोई मैनर्स नहीं है और वो बुरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है। पर अब उसकी प्लानिंग काम नहीं आ रही थी। तभी सबने देखा वेद चलकर उनके पास आ रहा है। ये देखकर प्रिया और महाजन फैमिली खुश हो गए। पर वेद उन्हें क्रॉस करके ईशानी के पास चला गया और ईशानी को गले लगा लिया। शांत हो जाओ इशू, इतना ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ रहा है तो तुम सबक सिखाने में खुद की एनर्जी वेस्ट मत करना। तुम बस मुझे बोल देना जो भी तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारा भाई उन सबको सबक सिखा देगा। उसकी बात सुनकर ईशानी वेद को देखने लगी जो उसे किसी छोटी बच्ची की तरह पकड़ के खड़ा था। वही वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये मिस्टर वेद ईशानी को कैसे जानते हैं, और उसकी बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक में। सब आंखें फाड़े उनकी तरफ ही देख रहे थे। प्रिया और रोमिका तो जल भुनकर राख हो रही थी। क्यों सारे अच्छे चीज ईशानी को क्यों मिल रही है? यहाँ तक कि रायजादा फैमिली और सहाय फैमिली भी ईशानी से इतना प्यार करते हैं और उसे अपनी बेटी मानते हैं। ईशानी में इतना क्या खास है जो सब उसे ही पसंद करते हैं? और वो जो बरसों से मेहरा फैमिली की प्रिंसेस है, ईशानी उससे आगे कैसे जा सकती है? प्रिया बास गुस्से से मुठिया कसते हुए यही सब सोच रही थी। वही बाकी घर वाले, सेठी फैमिली, महाजन फैमिली भी वेद और ईशानी को बेयकीनी से देख रहे थे। तभी ईशानी वेद से दूर होते हुए आंखें छोटी करते हुए बोली, भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, वो भी मुझे बिना बताए? उसकी बात सुनकर वेद, जो दुनिया के सामने हमेशा सीरियस फेस लेकर घूमता था और कोल्ड बिहेव करता था, उसने अपनी बाती सी दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ हो पर मुझसे मिली नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मेरी प्यारी इशू। उसकी बात सुनकर ईशानी नकुल की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे पता था नकुल ही उन्हें यहाँ लाया है। नकुल जो इनोसेंट फेस बनाकर खड़ा था, ईशानी को ऐसे खुद को घूरता पाकर उसने हकलाते हुए बोला, मैम इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये दोनों ही मुझे ब्लैकमेल करके जिद करके यहाँ लेकर आए हैं। नकुल की बात सुनकर जैकी उसे घूरने लगा। उसे क्या जरूरत थी ईशानी मैम के आगे ये सब बोलने की? पर ईशानी को पता था कि जरूर बात कुछ और है, क्योंकि साथ में वेद था तो जरूर वो यहाँ उसे। इतना सोचकर वो रुक गई। अब उसे समझ आ गया कि वेद भाई यहाँ क्या करने आए हैं। चैप्टर 29, महाजन फैमिली का डर और लालच, गिल्ट। ईशानी अच्छे से समझ गई थी कि वेद भाई यहाँ क्यों आए हैं।
उसने अपनी आंखें छोटी करके बोली, भाई आपको नहीं लगता आप एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उसकी बात सुनकर वेद सकपका गया और मन ही मन सोचा इसकी आंखों से कोई चीज छुप ही सकती, पर पापा ने जो कहा है मुझे वो करना ही होगा वरना वो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। फिर वो ईशानी की तरफ देखकर इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, मेरी प्यारी इशू, क्या तुझे अपनी इस मासूम भाई पर शौक है? मैं तो बस तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैंने सोचा तुमसे इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ तो हम साथ में घूमेंगे और मस्ती करेंगे। वही नकुल हैरान नजरों से वेद को देखते हुए मन में बोला, कितने झूठे हैं ये वेद सर, ये तो जैकी से भी 2 कदम आगे ड्रामे करने में। क्योंकि नकुल अच्छे से जानता था कि वेद क्या करने की कोशिश कर रहा है। वही समीर, दर्शित, रिहान और अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ईशानी का किसी और को भाई कहना, पर वो कर भी क्या सकते थे, उन्होंने ही पहले ये हक ईशानी से छीना था। और अब ईशानी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता चाहती थी, आज वो किसी और को भाई कह रही हैं। आज उन चारों को एहसास हो रहा था कि जब कोई अपना आप को अपनाने से मना करके आपकी जगह किसी दूसरे को दे दे तो कैसा लगता है। उन सब ने भी ईशानी को अपनी बहन नहीं माना था और प्रिया को ही हमेशा उसके सामने पैम्पर किया था। अगर वो थोड़ा सा भी प्यार ईशानी को उस वक्त देते तो शायद आज वेद की जगह वो होते और सिचुएशन कुछ अलग होती। चारों की दिल में एक टीस सी उठ रही थी। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर नजर फेर कर ईशानी की तरफ देखने लगे। तभी सुकेत जी आगे आकर बोले, मिस्टर वेद, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उनकी आवाज सुनकर वेद, जो ईशानी को मनाने में बिजी था, उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा। बाकी सब भी वेद के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। वेद की आंखें जो कुछ पल पहले ही ईशानी से बात करते वक्त तारों की तरह चमक रही थी, अब फिर से कोल्ड हो गई थी और वो बोला, हाँ ईशानी मेरी बहन है, घर में सबकी जान बसती है ईशानी में। मुझे मेरे डैड ने ईशानी को घर लाने के लिए भेजा था पर उसने अभी घर जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया था क्योंकि मुझे मेरी बहन के साथ वक्त बिताना था। फिर मोहिनी महाजन और प्रिया की तरफ देखकर बोला, और हाँ मेरी बहन के बारे में अगली बार अगर किसी ने कुछ कहा तो उसे सहगल फैमिली का सामना करना पड़ेगा। इशू फैमिली की जान है, अगर डैड या दादाजी यहाँ होते और उनके सामने इशू के लिए कोई ऐसे ही बोलता तो अब तक डैड उन्हें बर्बाद कर चुके होते। क्योंकि बात जब ईशानी की आती है तब सहगल फैमिली ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है, कितना पावरफुल है, दोस्त है या दुश्मन है, सहगल फैमिली उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर महाजन फैमिली डर गई। राकेश को अपनी बेवकूफ़ बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे क्या जरूरत थी ईशानी की इंसल्ट करने की, वो कुछ पल चुप नहीं रह सकती क्या? सबको समझ आ रहा था कि ये सब वेद मोहिनी जी और प्रिया को देखकर ही कह रहा है। कहाँ राकेश महाजन ये सोच रहा था कि अगर वेद उनकी साइड हो जाए उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, और अब तो उन्हें अपनी बिजनेस के लिए भी डर लग रहा था। बाकी सब भी वेद की बातों से इतना समझ गए थे कि ईशानी सहगल फैमिली के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। प्रिया को तो डर लग रहा था, पर अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी क्योंकि वेद ने प्रिया के लिए भी ये सब कहा था। वही मेहरा फैमिली में सिर्फ दादा दादी थे जो सामान्य दिख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ईशानी सहगल फैमिली को कैसे जानती है, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी पोती के पास इतने रिश्ते हैं। उन्होंने उसे माँ, बाप, भाई सबके प्यार के लिए तरसते देखा था, पर अब ईशानी के पास इतने रिश्ते थे जो उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते थे। अब उन्हें ईशानी की भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं थी, वरना उन्हें हमेशा यही टेंशन लगी रहती थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ईशानी की क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी ईशानी की ख्याल रखने वाला और उसकी भविष्य को सुरक्षित करने वाला नहीं था, और उन्हें किसी पर भरोसा भी नहीं था। आरती जी और सुकेत जी आपने उस बेटी को देख रहे थे जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आरती जी को लगता था प्रिया उनके साथ बचपन से है और उनकी संस्कार और फैमिली में सारा प्यार उसे मिला है, इसलिए वो हमेशा प्रिया को ईशानी से बेहतर मानती थी। प्रिया ईशानी ने से बहुत अच्छी थी, बचपन से फैमिली में रहने की वजह से वो बहुत वेल मैनर्ड और एलिगेंट थी, कैसा कि आरती जी को पसंद था। पर अब ईशानी को ऐसे किसी और को आपने मानते देख पता नहीं क्यों उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुकेत जी का भी यही हाल था। उन्होंने ईशानी को अपनी बेटी कभी नहीं माना था क्योंकि उनकी नज़रों में प्रिया उनकी प्यारी बेटी थी जिसे उन्होंने बचपन से प्यार से बड़ा किया था और प्रोटेक्ट किया था।
पर आज इंडिया की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज ईशानी को अपनी बेटी मान रही थी और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब उसके साथ खड़े हैं। अगर वो ईशानी से प्यार करते और प्रोटेक्ट करते तो आज ईशानी शायद ऐसी नहीं होती और शायद बात कुछ अलग होती। ईशानी अब वहाँ कोई ड्रामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दादाजी और दादी माँ के तरफ देखकर बोली, दादाजी, दादी माँ, मैं भाई के साथ बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप मेरी चिंता मत करना। ईशानी की बात सुनकर दादा दादी स्माइल करके हाँ बोल देते हैं। तभी वेद उनके पास आकर उन्हें नमस्ते करता है। तभी जैकी भी उनके पास आ जाता है और दांत चमकाते हुए उनके पैर छू कर बोलता है, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी इस चार्मिंग और हैंडसम फेस के साथ एक दो गर्लफ्रेंड बना सकूं। उसकी बात सुनकर दादा दादी को हंसी आ जाती है, बाकी सभी को भी हंसी आ रही थी। नकुल तो उसकी इस बचकानी बात से इरिटेट हो गया था। तभी ईशानी अपनी रौबदार आवाज में बोली, भाई चलिए हम चलते हैं, जैकी को आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। वेद और नकुल भी उसके साथ ही चले जाते हैं। उसकी बात सुनकर जैकी, जो अब तक दादा दादी के पैरों में झुका हुआ था, वो जल्दी में उठा और बोला, मैं बाद में आशीर्वाद ले लूंगा। इतना कहकर वो बाहर की तरफ भाग गया। उसे डर था कि कहीं सच में ईशानी उसे छोड़कर चली ना जाए। वही उन चारों के जाने के बाद भी वहां सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले सकते, मन में अलग अलग बातें चल रही थी। जहां सुकेत जी और आरती जी के मन में थोड़ी गिल्ट थी, वही चारों भाइयों के दिल में भी थोड़ा दर्द था। वही महाजन फैमिली के सभी लोग शौक थे और ईशानी के बदले प्रिया को चुनने का अब उन्हें थोड़ा पछताना हो रहा था। अगर प्रिया के बदले ईशानी उनकी घर की बहू होती तो वो सहगल फैमिली की गुड बुक में जाते। सहगल फैमिली के लिए ईशानी बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसका फ़ायदा उन्हें भी मिलता, उनकी रुतबा और बिजनेस में इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता। राहुल के मन भी थोड़ा पछतावा हो रहा था। ईशानी की खूबसूरती के आगे प्रिया बिल्कुल फीकी थी, पर प्रिया मेहरा फैमिली की प्रिंसेस थी जिसलिए उसने उसे चुना था। पर ईशानी तो सहगल फैमिली की चहेती है, जो फैमिली महाजन और मेहरा फैमिली डेसेसो फैमिली को आराम से खरीद सकते हैं। अगर वो प्रिया के बदले ईशानी से शादी कर लेता तो उनका फैमिली बिजनेस रातों रात आसमानों की ऊंचाइयां तक पहुंच जाती। ईशानी की खूबसूरती तो उसकी आंखों में डेसे बस गई थी। उसने अपने पास खड़ी प्रिया को देखा, जो ईशानी के आसपास भी नहीं थी, ना ही खूबसूरती में और न ही इन्फ्लुएंस में। उसने मन ही मन डिसाइड किया वो ईशानी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर एक बार ईशानी उसके प्यार में पड़ गई तो वो प्रिया को अपनी जिंदगी से उसी वक्त निकाल कर बाहर फेंक देगा। पर उसे कौन बताए, उसका ये दिवा स्वप्न कभी सच नहीं होगा। ईशानी ऑलरेडी मोक्ष नाम की डेविल की दिल है, और अगर इस वक्त मोक्ष यहाँ होता और राहुल के मन में चल रहे ख्याल को जान जाता तो अब तक वो राहुल को काट कर चिल कौओं को खिला चुका होता, टीयर्स ऑफ जॉय। वही जब प्रिया ने राहुल की नज़र खुद पर देखा तो उसे लगा राहुल उसे प्यार से देख रहा है, इसलिए वो शर्मा गई। राहुल अब भी उसकी बहुत काम आने वाला था, इसलिए वो राहुल को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। पर उसे क्या पता कि राहुल उसे देखकर क्या सोच रहा है। प्रिया को ऐसे शर्माते देख राहुल को समझ आ गया कि ये कुछ उल्टा ही सोच रही है, पर उसने भी स्माइल करके उसे देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। चैप्टर 30 सवाल जवाब और मोक्ष और ईशानी की किस। सभी अब तक शौक में थे। तभी निर्मल सेठी ने कहा, भाई साहब, आपने तो कभी बताया नहीं कि ईशानी और सहगल फैमिली के बीच इतना गहरा रिश्ता है। उनकी बात सुनकर सब आपने होश में आए। वही सुकेत जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि उन्हें तो ईशानी और सहगल फैमिली के बीच रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बात को बदलते हुए बोला, वो ईशानी अभी घर आई है, इसलिए हमने इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। आप बैठिए, हमें आगे एंगेजमेंट के बारे में भी बात करनी है। वही निर्मल सेठी की नज़र अपने बेटे पर थी, जो अब भी बाहर की तरफ देख रहा था। उन्होंने सोहन को ईशानी को देखते हुए देखा। वैसे भी निर्मल जी और उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्हें ना तो ज़्यादा लालच था ना ही चाह। अगर उनका बेटा ईशानी को पसंद करता है और ईशानी भी मान जाएगी तो वो उन दोनों की शादी करवा देंगे। कुछ देर बाद महाजन फैमिली और सेठी फैमिली मेहरा मैंशन से चले गए। अब हॉल में सिर्फ मेहरा फैमिली ही मौजूद थे। सुकेत जी रविकांत जी और प्रभा जी की तरफ देखकर बोले, माँ, पापा, क्या आपको भी पहले से पता था सहगल फैमिली और ईशानी के रिश्ते के बारे में? उनकी बात सुनकर रविकांत उन्हें देखते हुए बोले, नहीं, हमें इस बारे में नहीं पता था।
अगर पता होता तो भी हम तुम सबको इस बारे में नहीं बताते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? आपको नहीं लगता हमें भी ईशानी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए? आरती जी ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा। उनकी बात सुनकर दादी माँ ने आराम से टोंट मारते हुए बोली, क्यों तुम सबको मेरी पोती के बारे में क्यों जानना है? शायद तुम सब भूल गए हो, ये तुम सब ही थे जिन्होंने उसे अपनाने माना कर दिया था। वो तुम सब ही थे जो मेरी प्यारी सी बच्ची को हर वक्त दर्द देते थे। ये तुम सब ही थे जिन्होंने मेरी बच्ची को छोड़कर अपनी गोद ली हुई कचरे को प्यार करते थे। अरे तुम सबने तो उस पर एक बार भरोसा भी नहीं किया। अच्छा हुआ को मेरी ईशानी यहाँ से चली गई। आज उसके पास रिश्तों की कमी नहीं है, और जब वो उन सब के साथ खुश है तो तुम लोगों को उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दादी माँ और दादाजी अपने रूम की तरफ चले गए। वही फैमिली में सभी उनकी बातों से सुन पड़ चुके थे। सबको रिग्रेट के साथ साथ थोड़ा दुख भी हो रहा था। वही प्रिया तो गुस्से में अपनी मुठिया कस रही थी। वो इस घर की प्रिंसेस थी, पर आज ईशानी की वजह से उसे दादी माँ ने कचरा कहा, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशानी के लिए उसकी दिल में को गुस्सा और नफरत थी, वो पल पल और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसने अपनी नफरत को दबाया और मासूम शकल बनाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मोम, डैड और भाइयों की तरफ देखने लगी। उसे लगा सब उसे कंसर्न करेंगे, पर किसी ने भी उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने रूम की तरफ चले गए। प्रिया बस देखती रह गई। गुस्से में उसकी नाखून उसकी स्किन में घुस रहे थे। उसने पैर पटकते हुए उस तरफ देखा जहां इसके पेरेंट्स जा रहे थे, फिर अपनी रूम की तरफ चली गई। वही दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में जहां हर तरफ शोर शराबा था, वहां पर ज्यादातर हाई सोसाइटी के लोग भरे हुए थे। वही कोने की एक टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे। कोई और नहीं, ईशानी, वेद, जैकी और नकुल थे। सभी लड़कों की नज़रें ईशानी पर थी। ईशानी की खूबसूरती सबको अपनी और अट्रैक्ट कर रही थी, पर उसकी कोल्ड और की वजह से कोई उनके पास नहीं आ रहा था। ऊपर से जैकी बार बार ईशानी के सामने इधर उधर हो रहा था ताकि कोई भी ईशानी को देख ना पाए, क्योंकि वो सबको अपनी बॉस की तरफ देखता पाकर चिढ़ रहा था। वही वेद उसके पास चिपका हुआ बैठा था। आज वो एक पल के लिए भी ईशानी के पास से दूर नहीं हो रहा था। वही नकुल उन दोनों नमूनों को देख रहा था जो ईशानी से ऐसे चिपके हुए थे जैसे ईशानी कोई छोटी बच्ची है और वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नकुल जानता था वेद ईशानी के पास ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि निखिल सहगल ने वेद को ईशानी के ऊपर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी है। वही उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। रूम में 5 इंसान मौजूद थे। ये 5 लोग मोक्ष, वरुण, तेजस, नमन और मोक्ष की सिक्योरिटी हेड राघव थे। मोक्ष ग्लास डोर से बाहर एक ही दिशा में देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त जैसे आग उगल रही थी। रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। ये शांत रूम इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। सब मोक्ष को ही देख रहे थे, जो इस वक्त बहुत गुस्से में बाहर देख रहा था, जहां ईशानी, नकुल, जैकी और वेद बैठे थे। अरे यार बस कर, यही से घूर घूर कर मार डालेगा क्या? तेजस से अब और ये साइलेंस बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मोक्ष को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने घूर कर उसे देखा और फिर से ईशानी की दिशा में देखने लगा। इस वक्त मोक्ष का डाक और पूरे रूम में फैल रहा था। ईशानी के आसपास उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं था। उसका मन कर रहा था जैकी और वेद को अभी इसी वक्त मार डाले। अगर उसका बस चलता तो वो अब तक ये भी कर चुका होता। नकुल को वो अच्छे से जानता था, क्योंकि नकुल ईशानी की असिस्टेंट था, पर बाकी दोनों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खासकर वेद के ऊपर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वेद ईशानी से चिपका हुआ बैठा था। तभी तेजद ने वरुण से कहा, क्यों ना हम भाभी से ही जाकर पूछ ले कि वो लोग कौन है, नहीं तो ये ऐसे ही घूरता रहेगा। तभी मोक्ष ने देखा ईशानी अपनी सीट से उठ गई, पर उसके साथ बैठा लड़का भी उठ गया। तो ये देखकर उसे गुस्सा आ गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी डॉल को छूने की। वही ईशानी जो वॉशरूम के बहाने उठकर जा रही थी, जब उसने वेद को भी अपने साथ खड़ा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। भाई मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, ईशानी ने वेद को समझाते हुए कहा। मोक्ष तो ईशानी के पीछे ही जाना चाहता था, पर ईशानी को चिढ़ते हुए देख उसे वहीं बैठकर इंतजार करना सही लगा। अगर ईशानी गुस्सा होकर चली गई तो वो ईशानी के ऊपर अच्छे से नज़र नहीं रख पाएगा।
अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके दादाजी और डैड मिलकर उसे बिना साबुन पानी के धो देंगे। जब अंदर मोक्ष ने देखा ईशानी अकेली जा रही है तो वो भी उठकर रूम से बाहर चला गया। वरुण, तेजस, नमन और राघव ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप बैठ गए। मोक्ष को गुस्से में देखकर उन्हें पता था मोक्ष जरूर ईशानी के पीछे गया है। वही ईशानी ने वॉशरूम में जाकर आपने वॉच में एक बॉटम को प्रेस किया तो वो वॉच के आगे एक आईपैड साइज का स्क्रीन दिखने लगा। ईशानी ने कुछ मैसेज टाइप किया, फिर सेंड करने के बाद उस स्क्रीन पर एक लोकेशन शो होने लगा। उस लोकेशन को देखकर ईशानी की चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त ईशानी की स्माइल इतनी खतरनाक थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाता। फिर ईशानी ने वॉच के साइड बॉटम को प्रेस कर दिया तो स्क्रीन गायब हो गई। अब वो वॉच फिर से पहले की तरह एक नॉर्मल वॉच की तरह दिखने लगा। ईशानी फिर वॉशरूम से बाहर चली गई। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी किसी ने ईशानी की हाथ पकड़कर साइड में खींच लिया। ईशानी को पहले ही एहसास हो गया था कि कोने में कोई है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब ईशानी को एक जानी पहचानी खुशबू और छुअन का एहसास हुआ तो ईशानी ने ऊपर देखा, जहां मोक्ष उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था। वही मोक्ष जो गुस्से में थे। जैसे ही उसकी आंखें ईशानी की आंखों से मिली तो दोनों जैसे एक दूसरे के आंखों में खो गए। पर तभी मोक्ष को ईशानी और वेद की करीबी याद आ गई तो उससे फिर से गुस्सा आने लगा। उसने ईशानी को कमर से कस के पकड़ लिया और एक हाथ ईशानी के सिर के पीछे ले गया और ईशानी की होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और उसे शिद्दत के साथ चूमने लगा। ईशानी जो मोक्ष की आंखों में खो गई थी, मोक्ष का उसे ऐसे किस करने से वो होश में आए। वो इतनी स्ट्रांग थी कि एक झटके में मोक्ष से खुद को छुड़ा सकती थी, पर पता नहीं क्यों वो मोक्ष को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। ये उसकी दूसरी किस थी, पर उसे मोक्ष की किस से वही एहसास, वही प्यार भरा स्पर्श महसूस हो रहा था जो उसे 2 साल पहले हुआ था। वो मोक्ष की इस किस में खोती जा रही थी। ईशानी की हाथ अपने आप मोक्ष की बलों में चलने लगे। उसकी आंखें बंद हो गई और वो भी मोक्ष को धीरे धीरे रिस्पॉन्स देने लगी। वही मोक्ष जो पागलों की तरह ईशानी की होठों को चूम रहा था और अपने होठों के बीच दबा के शक कर रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि ईशानी भी उसका साथ दे रही है तो वो और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया।